हमारे साथ थाईलैंड में भारत के राजदूत नागेश सिंह हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर नागेश इंडिया टीवी से बातचीत के लिए। सर, पहला सवाल तो पिछले एक दशक में भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो है वो पूरी तरह से अनुकरण किया है साउथ ईस्ट एशिया के इन तमाम मुल्कों में। कितनी कारगर रही है, और खासतौर से थाईलैंड की अगर मैं बात करूँ, चाहे रिश्ते कूटनीतिक रिश्ते रहे हों, राजनीतिक रिश्ते रहे हों, इन तमाम संबंधों में ये नीति कितनी कारगर पिछले 10 सालों में साबित हुई? देखिए, मेरे हिसाब से पिछले 10 साल में जो ये लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट पॉलिसी में तब्दील की गई, जो भारतवर्ष की प्रोफाइल है इस रीजन में, और थाईलैंड के बारे में तो मैं आपको अथॉरिटी के साथ बता सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा ऊपर गई है। और यहाँ लोगों में बहुत एडमिरेशन, जो हमारे यहाँ प्रोग्रेस हो रही है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। बिकॉज ये जो इलाका था, आपको याद होगा 70-80 के दशक में ये एशियन टाइगर्स के नाम से जाने जाते थे। अब यहाँ इकोनॉमी वगैरह स्लो हो गई है, और ये लोग सब देखना चाहते हैं कि भारत से कैसे रिश्ते और तगड़े किए जाएं, जिससे कि इनको भी फायदा हो सके। भारत की जो अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। सो आई कैन से कि द रिलेशनशिप हैज बिकम मल्टीफैसेटेड, और हर एंगल होता है किसी बायलैटरल रिलेशनशिप में, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सुरक्षा का मामला हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था के मामले में हो, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात हो, तो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी है, वो फास्ट ग्रोइंग है। एंड हमारे लिए तो ये इलाका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा है कि ये, आई डोंट वांट टू कॉल इट अ बैकयार्ड ऑफ इंडियाज कल्चरल influence, because backyard is a bad word in terms of describing any country, but ये हमारा क्षेत्र है जहाँ हमारे तो 2,000 साल से बड़े एक संबंध हैं, जो कि बड़े ही डीप सीटेड हैं, डीप रूटेड हैं जी। एंड मुझे क्या लगता है कि जैसे जैसे आगे समय बढ़ेगा, अगले कुछ वर्षों में आप देखिएगा कि कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी, और कनेक्टिविटी की जब बात मैं करता हूँ, मैं केवल फिजिकल कनेक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिजिटल कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, मैं नॉलेज कनेक्टिविटी की, आजकल ये जो स्टार्टअप ब्रिजेस वगैरह की बात हो रही है, नॉलेज कनेक्टिविटी हो गया, मैरीटाइम कनेक्टिविटी। तो आप देखिएगा कि चाहे वो जितनी भी वो पैरामीटर्स होते हैं जिसपे कि आप एक रिश्ते को जज करते हैं, वो सारे एक हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में चले जाएंगे। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि ये इलाका हमारे लिए ऑलरेडी इम्पोर्टेंट है, बट और भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और उस संदर्भ में मेरे विचार से थाईलैंड, गिवन दैट इट्स द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, इट्स अपर मिडिल इनकम कंट्री, $8,000 पर कैपिटा इनकम है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बड़ा डेवलप्ड है, इनका टूरिज्म बड़ा डेवलप्ड है, एक हमारे लिए एक स्तंभ बन जाएगा हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का। मल्टी पिलर्स होंगे, बट थाईलैंड विल बी एन इम्पोर्टेंट पिलर। और थाईलैंड की अगर बात करें तो टूरिज्म जो है, और खासतौर से कल्चरल टाइज, तो आपने कहा 2000 साल पुराने कल्चरल टाइज हैं। यहाँ राम भी देखने को मिलते हैं, शिव जी भी, ब्रह्मा भी हर घर के बाहर छोटे छोटे मंदिरों में विराजते नजर आते हैं। लेकिन टूरिज्म क्यों ये भारतीयों के लिए एक पसंदीदा टूरिज्म हब पिछले कुछ दशकों में बना है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये तो घर से पास है। दिल्ली से आइए 4 घंटे में, कलकत्ता से 2 घंटे में, चेन्नई से 3 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। दूसरा, आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि जो पर्यटन का इन्होंने जो प्रमोशन किया है थाईलैंड में, हर स्तर के होटल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सेफ है। हर तरह के टूरिज्म के लिए आपको यहाँ, चाहे वो समुद्र वाला हो, चाहे वो प्राचीन काल की चीज़ें देखनी हो, चाहे शॉपिंग करनी हो, तो इन्होंने अपनी कैटेगरीज बना रखी हैं। और इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है टूरिज्म प्रमोशन का। जाके इंडिया में इनकी जो टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड है, विच इज़ लाइक एन ऑटोनॉमस एजेंसी। सर, कितने टूरिस्ट आए होंगे पोस्ट कोविड एरा? कोई फिगर हमारे पास है या इस साल? तो देखिए, आपको बताओ, पोस्ट कोविड, प्री कोविड 2019-20 में यहाँ 19 में यहाँ 40 मिलियन टूरिस्ट आते थे, जिसमें कि 1.9 मिलियन भारत से आते थे। चीन से करीब 10 मिलियन आते हैं, मलेशिया से 2.5-3 मिलियन। उसके बाद ये कम हो गया था। 2023 में 1.6 मिलियन इंडियंस आए हैं। इस साल इनका जो अनुमान है कि करीब 2.4 मिलियन टूरिस्ट भारत से आएंगे, और ये बढ़ता ही जाएगा। और उसका कारण आपको मैंने बता दिया। एक तो सस्ता पड़ता है आने को, घर के पास है, हिंदुस्तान से पास पड़ता है। दूसरा, इतनी कम दूरी पे
to get a feel of a foreign country which is relatively developed and advanced. It's safe and secure, and it has everything to offer. Wellness हो, चाहे मसाज का वो हो, चाहे वो बीच टूरिज्म हो, चाहे वो हिस्टोरिसिटी हो, शॉपिंग का इन्होंने मॉल्स का जो अपना रिटेल नेटवर्क बना रखा है. तो इट्स समथिंग वी शुड लर्न. कि सोचिए आपकी करीब 18% GDP जो है टूरिज्म से आता है, विच इज रिमार्केबल. सर इसके अलावा जब बुद्धा के रेलिक्स यहाँ पर आए तभी कनेक्ट जो है, जिस कल्चरल टाइज की हम बात करते हैं, वो यहाँ पर देखने को मिले. और ये जो रिलीजन है, ये जो धर्म है, क्या ये जोड़ता है और क्या इससे कूटनीति आगे बढ़ती है? देखिए, इससे बड़ा कनेक्ट तो है ही नहीं. हर थाई के दिमाग में भारत को, इंडिया इज द होली लैंड फॉर देम. दिस इज वेयर Lord Buddha was born, and he preached all the holy sites, whether Kushinagar, Sarnath, Bodh Gaya, etc. They all for them hallowed ground where they all want to go in their lifetime, and they all go. बड़े से बड़ा आदमी यहाँ जाता है. और कई लोग तो यहाँ से एक परंपरा है कि वो 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए मंक बन जाते हैं. क्या इसका कोई कूटनीतिक फायदा? बहुत कूटनीतिक फायदा. उसका कूटनीतिक फायदा ये है कि जब आप एक दूसरे को मिलते रहेंगे, आप एक दूसरे से जाते रहेंगे. क्योंकि देखिए, हमारा थाईलैंड से कोई झगड़ा तो है नहीं. किस चीज़ में झगड़ा है बताइए? ना तो कोई बॉर्डर इशू है, ना कोई ट्रेड इशू है, ना कोई टेरिटरी इशू, कुछ नहीं है. तो वो जोड़ता है हमें. ये हमें समझते हैं, ये हम लोगों को देखते हैं धर्म के प्रिज्म से, और हमें एक अपनी आत्मीयता उनको एक लगती है कि हमारी जैसे. ये बुद्धा रिलिक्स जब आए तब देखा. भाई बताइए, मैं अभी बता रहा था कुछ लोगों को कि 42 लाख दर्शनार्थी 4 शहरों में आए, और सबके मुंह में यही था कि भारत ने हमको ये इतना दिव्य दान दिया है कि भगवान बुद्ध को लेके आए. क्योंकि इनके विश्वास, इनका जो बिलीफ है उसमें बुद्धा के जो रिलिक्स हैं, द एम्बॉडीमेंट ऑफ द लॉर्ड हिमसेल्फ, एंड द अमाउंट ऑफ गुडविल इट जनरेट्स. एंड देन टू आंसर योर क्वेश्चन की जो वो गुडविल है, एट टाइम्स आई कांट क्वांटिफाई. अगर आप पूछेगा कितने एग्रीमेंट साइन हो गए, नहीं, बट एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप होता है. समझिए आप कि अगर हम कल एक किसी बड़े टफ नेगोशिएशन में बैठे हैं, देयर इज अ सॉफ्ट कॉर्नर. भाई ये वहाँ से आए हैं, इनसे बात करते हैं, ये लोग जाते हैं वहाँ क्योंकि उनके लिए धार्मिक स्थल वहाँ पर है. सो इट हैज हैड अ पब्लिक डिप्लोमेसी. और क्या होती है बताइए? तो इससे बड़ा मैं सबको यही बोलता हूँ, क्योंकि दूसरे एम्बेसडर्स मुझसे यहाँ कहते हैं, हम लोग एग्जीबिशन करते हैं, टॉक शो करते हैं, 500 लोग आ जाते हैं, तो हम कहते हैं बड़ा सक्सेसफुल हुआ. फिल्म फेस्टिवल करते हैं, हमारे तो उसमें तो 42 लाख लोग आ गए. इससे बड़ा कोई पब्लिक डिप्लोमेसी का मतलब आप इंडिया का ही हो सकता है. आप तो फेस्टिवल ऑफ इंडिया करते कितने 10,000 लोग आ जाते होंगे, 50,000 लोग आ जाते होंगे. 42 लाख लोग आए थे, और हर आदमी धन्यवाद बोल रहा था भारतवर्ष को. अंतिम सवाल, ये तो तमाम चीजें हमने डिप्लोमेटिक बातें की कि अब भारत में जो कंसर्न होता है फेक जॉब रैकेट्स, खासतौर से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, लाओस में 488 भारतीयों को वहां पर जो फंसे हुए थे झांसा देकर लाया गया था, वापस भेजा गया. थाईलैंड में भी इस तरह के केसेस आते हैं. क्या आप उन लोगों को कहना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं? देखिए, थाईलैंड प्रॉब्लम ये जो है म्यांमार में है, कंबोडिया में है, लाओस में है. थाईलैंड जो है एक ट्रांजिट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ वीज़ा फ्री अरेंजमेंट है. उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत सोच समझ के इस तरह के जो जॉब ऑफर्स आते हैं, 99% फ्रॉड होते हैं. और ये चाहे ऑनलाइन हो, चाहे वो फेस टू फेस हो, जो एजेंट्स हैं वहाँ पर बैठे हुए हिंदुस्तान में जो इन लोग को रिक्रूट ट्रैप करते हैं, हमारे जो इनोसेंट भारतीय जॉब सीकर्स हैं. अगर इस तरह के जॉब ऑफर्स आते हैं तो दे शुड चेक. एम्बेसीज बैठी हैं यहाँ, कुछ लोग हमें भेजते हैं कि फला शिपिंग कंपनी है, उसने जॉब ऑफर दिया है. हम चेक करके बता देते होंगे ये कंपनी नहीं है तो फर्जी कंपनी है, या किसी खोखे का दफ्तर एड्रेस दिया हुआ है. तो ये न करें. और दिक्कत हमें क्या आती है कि मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने एडवाइजरीज इशू की हुई हैं. हर एम्बेसी हमारी जो है इस क्षेत्र में एडवाइजरीज इशू करती है, विदेश मंत्रालय एडवाइजरी इशू करता है. बट आई थिंक वी हैव टू गो टू मीडिया नाउ टू डू इट, बिकॉज ये जब आके वहाँ फंसते हैं तो कोई नॉर्मल देश हो ना, वहाँ तो आप सरकारी स्तर पे बात करिए और आप काम करा लीजिए. म्यांमार में जो गृह युद्ध चल रहा है उसमें बहुत सारे एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, 10 से 15 है, 15 कहूँगा मैं तो.
वहां पर केंद्र सरकार जो है म्यांमार का, उनका कोई अथॉरिटी नहीं रन करता है। एंड दीज एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन क्रिमिनल गैंग्स एंड एथनिक आर्म्ड। तो आप सोचिए कि अगर कोई वहां फंस जाता है, और एक तो हम थाईलैंड में बैठे हैं और ये अक्रॉस, हाँ भाई बॉर्डर है ना, बॉर्डर के अक्रॉस ये दूसरे देश में बैठे हुए हैं जहाँ की उनके देश की अथॉरिटी नहीं रन करती है, तो उनको छुड़ा के लाना आसान नहीं होता है। हैविंग सेड दैट, वी स्टिल डू आवर बेस्ट। आपने बताया लाओस का, हमारे यहाँ से 320 लोगों को हम छुड़ा चुके हैं, और किस तरह करते हैं वो मैं आपको नहीं कह सकता, बट वो नॉर्मल डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं छुड़ाया जाता है, लेकिन उसमें कई बार हम असफल भी होते हैं, हमें नुकसान होता है कि हम नहीं करा पाते। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग सचेत नहीं है। कोशिश हम लोग सारी करते हैं लोगों को एजुकेट करने का। जिसको छुड़ाते हैं उसको एयरपोर्ट ले जाते हैं, टिकट खरीद के देते हैं, वापस भेजते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और केवल भारतीय ही नहीं है इसमें, ब्राजीलियंस, मलेशियन, ताइवानीज, युगांडन, केनियन, दुनिया भर से पाकिस्तानी लोग रिक्रूट होके इस तरह से ड्यूप हो जाते हैं, यहाँ आके करते हैं। लेकिन अब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक अवेयरनेस जाग उठी है, इट्स अ मेजर ट्रांसनेशनल क्राइम। एंड जैसे UNODC है, ड्रग्स एंड क्राइम एजेंसी हो गया, जैसे इंटरपोल है, ये लोग अब इसका they have started working on it. So hopefully things should get better when there's a coordinated campaign to stop this. But what is most important is कि जो exit points हैं हमारे, हमने भी चिट्ठियाँ लिखी हैं यहाँ से ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को, प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट को विदेश मंत्रालय में, कि एक तरह से सेंसिटाइजेशन थ्रू थ्रू मीडिया, नॉट जस्ट सोशल मीडिया में तो करते हैं, लेकिन फिर भी उनको बताएं कि यहाँ पर वो जो म्यांमार में जहाँ ये लोग नौकरियाँ ढूंढने आते हैं, तो 19वीं शताब्दी के इलाके हैं, वहाँ पर IT जॉब्स कहाँ से मिल जाएंगे किसी भी झांसे में ना फंसे। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर नागेश हमसे बातचीत करने के लिए। तो एम्बेसडर नागेश सिंह साहब ने हमें तमाम चीज़ें बताई भारत और थाईलैंड के संबंधों से लेकर कि कैसे ये फेक जॉब रैकेट्स चल रहे हैं और कैसे नहीं फंसना चाहिए किसी भी भारतीय को इन फेक जॉब रैकेट्स में। विजयलक्ष्मी, इंडिया TV, थाईलैंड।